हेलो दोस्तों, द ज्ञान और में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों के बीच संबंधों के बारे में, अर्थात रिलेशंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये जानना ज़रूरी है कि मूल अधिकार व्यक्तियों को मिला होता है। मूल अधिकार राज्य को क्या नहीं करना चाहिए ये बताता है, वहीं राज्य को क्या करना चाहिए ये बताता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व राज्य के कर्तव्य हैं। नीति निर्देशक तत्वों के पीछे न्यायिक शक्ति नहीं है, बल्कि नैतिकता और जनमत की शक्ति है। इसका अर्थ ये हुआ कि नीति निर्देशक तत्वों को हम न्यायालय के जरिए लागू नहीं करवा सकते। ये राज्य का कर्तव्य है, राज्य का उत्तरदायित्व है कि वो इसे लागू करे। संविधान के प्रारंभ से ही मूल अधिकार और निर्देशक सिद्धांतों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रही। मूल अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के आपसी संबंधों के बारे में न्यायपालिका का दृष्टिकोण भी लगातार बदलता रहा है। कुछ मुकदमों से बात को समझने का प्रयत्न किया जा सकता है, जैसे मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दुराई राजन, बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह, कुरैशी बनाम बिहार राज्य, चंद्रभवन बोर्डिंग और लॉजिंग बंगलोर बनाम मैसूर राज्य। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दुराई राजन के मामले में न्यायालय ने कहा, अनुच्छेद 37 कहता है कि भाग 4 के उपबंध अर्थात नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु ये शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। फिर भी नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को वरीयता दी जाएगी। मूल अधिकार पवित्र हैं और राज्य के निर्देशक तत्वों को इसके अनुरूप चलना होगा। तो जाहिर सी बात है कि अनुच्छेद 37 के अनुसार तो न्यायालय द्वारा इसे प्रवर्तनीय या लागू नहीं करवाया जा सकता, किंतु इस मामले में न्यायालय ने ये माना कि ये तत्व, ये सिद्धांत अर्थात नीति निर्देशक तत्व पवित्र हैं और राज्य इन्हें वरीयता प्रदान करेगा। बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह के मामले में न्यायालय ने कहा, नीति निर्देशक तत्व शासन के आधारभूत सिद्धांत हैं, हालांकि वो वाद योग्य नहीं हैं, फिर भी राज्य उनकी अवहेलना नहीं कर सकता। तो सवाल ये है कि जो निर्देशक तत्व वाद योग्य है ही नहीं, अगर राज्य उनकी अवहेलना करता भी है तो उसे किस प्रकार रोका जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, इसके बारे में हमने पहले बात की कि इसके पीछे जनमत की शक्ति है, और अगर राज्य नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना करते हैं तो चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी या जनता उन्हें इसका फल प्रदान करेगी, ऐसा माना गया। कुरैशी बनाम बिहार राज्य के मामले में न्यायालय ने संविधान की समन्वित व्याख्या पर जोर दिया, अर्थात इसकी व्याख्या इस तरह की गई कि निर्देशक सिद्धांतों को राज्य अनिवार्यतः लागू करे, लेकिन इस प्रक्रिया में मूल अधिकार समाप्त या सीमित न हो जाएं। इसके अलावा एक और मुकदमा आया 1967 में, जिसमें न्यायमूर्ति सुब्बा राव तथा अन्य ने निर्णय सुनाया कि मूल अधिकारों को सीमित किए बगैर निर्देशक सिद्धांतों को न्यायसंगत रूप से लागू किया जा सकता है। चंद्रभवन बोर्डिंग और लॉजिंग बंगलोर बनाम मैसूर राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे का पूरक बताया और इनके मध्य किसी विरोध को अस्वीकार किया। अर्थात इस मामले में न्यायालय ने माना कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं और इनके बीच में कोई विरोध नहीं हो सकता। ये याद रखने की बात है कि चौथे संविधान संशोधन प्रस्ताव पर बोलते हुए नेहरू जी ने कहा था कि मूल अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच टकराव की स्थिति में निर्देशक सिद्धांतों को प्रधानता मिलनी चाहिए। ये भी याद रखने की बात है कि सदियों से प्रताड़ित और पीड़ित जनता को मूल अधिकार प्रदान किए गए ताकि उनके कुछ अधिकार सुरक्षित रहें। ये ज़रूर है कि नीति निर्देशक तत्वों को भी राज्य को लागू करना था, लेकिन नेहरू जी की बात से ऐसा लगा
कि निदेशक सिद्धांत प्रथम स्थान पे हैं और मूल अधिकार द्वितीय स्थान पे। 1969-70 में कई घटनाएं ऐसी हुईं जिससे कुछ लोगों को लगा कि मूल अधिकार निदेशक तत्वों को लागू करने और समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने में बाधा बन रहे हैं। ये घटनाएं थीं, पहली 1969 में अध्यादेश द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण असंवैधानिक करार दिया गया। दूसरा 1970 में अध्यादेश द्वारा भूतपूर्व देशी रियासतों के राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त करने को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ऐसा लगा कि संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना चाहती है जिसकी वजह से मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और न्यायपालिका मूल अधिकारों को सुरक्षित रखने को प्रतिबद्ध है। बहरहाल संघर्ष की हालत पैदा हो गई संसद और न्यायपालिका के बीच में। सरकार ने कहा कि न्यायपालिका प्रगतिशील नीतियों को लागू करने में बाधक बन रहा है, अतः संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति होनी चाहिए। लेकिन गोलकनाथ मामले में न्यायालय ने मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी थी। 1971 में संविधान संशोधन द्वारा संसद की सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया गया और यह व्यवस्था की गई कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन को किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ऐसा लगा जैसे संविधान संशोधन के मामले में संसद ने अपने आप को सर्वोच्च स्थिति प्रदान कर दी है। 25वें संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 31 में एक नई उपधारा 31 ग जोड़ी गई जिसमें कहा गया, कोई भी कानून जो अनुच्छेद 39 ख और ग द्वारा निर्धारित नीति निदेशक सिद्धांतों को कार्यान्वित करने के लिए बनाया गया हो, उसकी संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा दिए गए मूल अधिकार के खिलाफ है। इस प्रकार 24वें तथा 25वें संशोधन द्वारा मूल अधिकार पर निदेशक सिद्धांतों को प्रधानता प्रदान की गई। केशवानंद भारती के मामले में न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर बुनियादी संरचना का प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें मूल ढांचे को अक्षुण्ण रखने की बात कही गई। न्यायालय ने 25वें संशोधन को तो वैध बताया, लेकिन 31 ग के उस भाग को असंवैधानिक घोषित कर दिया जिसमें यह प्रावधान था कि संसद द्वारा निदेशक सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप देने के लिए बनाया गया कानून न्याय योग्य नहीं होगा। अर्थात ये जो बुनियादी संरचना का सिद्धांत है, तो केशवानंद भारती के मामले में न्यायालय ने ये माना कि संविधान की कुछ बुनियादी बातें हैं, आधारभूत संरचना है जिसमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, गणतंत्र, इसे खत्म नहीं किया जा सकता, तो इसे वो बुनियादी संरचना का सिद्धांत कहते हैं। और ये प्रतिबंध लगा दिया गया कि संविधान में ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे संविधान की बुनियादी संरचना या आधारभूत संरचना खत्म होती हो, कम होती हो या समाप्त होती हो। 1976 में किए गए 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 ग में परिवर्तन करके यह व्यवस्था दी कि भाग 4 में शामिल सिद्धांतों में से सभी या किसी सिद्धांत को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से बनाए गए किसी भी कानून की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि वह मूल अधिकार का अतिक्रमण करता है। इस संशोधन द्वारा मूल अधिकारों पर नीति निदेशक सिद्धांतों को पूर्णतः प्रधानता दे दी गई। अर्थात 42वें संविधान संशोधन में ये कह दिया गया कि भाग 4 के किसी भी सिद्धांत को कार्यान्वित करने के लिए, लागू करने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है और वो मूल अधिकारों का उल्लंघन या अतिक्रमण करता है, तो भी उसे न्यायालय में उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता या ऐसे नियम को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता।
1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में 42वें संशोधन के उस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया गया जिसमें सभी नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्रधानता दी गई थी। बहरहाल वर्तमान समय में हालत यह है कि अनुच्छेद 39 ख और ग तो मूल अधिकारों से प्रधान हैं, अर्थात मूल अधिकारों से ज़्यादा श्रेष्ठ या बड़ा माना गया इन्हें। इसका मतलब यह है कि अगर 39 ख और ग को लागू करने में नियम बनाया जाता है और वो मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो न्यायालय इसे असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता। लेकिन 39 ख और ग के अलावा जितने भी निदेशक सिद्धांत हैं, अगर उनको लागू करने के लिए ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। थैंक्स दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आपके बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं। आप हमें अपने बहुमूल्य सुझाव दें ताकि हम और बेहतर करने की कोशिश कर सकें। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे बांटें, शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।